और अब कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का और मैं हूं दीपक चौरसिया। 24 में चुनाव है, तनाव ही तनाव है। आज का मूल सवाल यह है कि 24 में पीएम मोदी को हटाने के लिए विपक्षी दल जो ताकत लगा रहे हैं उस दम में वाकई कोई बड़ा दम है। एनसीपी की लड़ाई में भतीजे अजीत पवार से नंबर गेम में पिछड़ने के बाद भी शरद पवार ने मैदान नहीं छोड़ा है। कल उन्होंने दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है जिसमें वो एक बार फिर विपक्षी एकता का दम करेंगे। लेकिन आज भतीजे अजीत पवार ने उन्हें एक सलाह दी है। सलाह ये कि कांग्रेस के साथ कोई फ्यूचर नहीं है, ये मोदी का जमाना है, मोदी के साथ चलने में ही समझदारी है। अजीत पवार ने एक एक कर शरद पवार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मैं शरद पवार के कहने पर ही देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ लेने राजभवन पहुंचा था और बाद में शरद पवार इस बात से पलट गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आपकी उम्र 82 साल से ऊपर हो गई है, लगभग 83 साल के हैं शरद पवार, आप तो रिटायर हो जाइए। 27 जून को प्रधानमंत्री ने भोपाल में कहा था कि विपक्षी लड़ाई सिर्फ अपने भ्रष्टाचार और वंशवाद को बचाने की है, इसीलिए महागठबंधन बन रहा है। चुनावी भविष्य भी बताया था कि कांग्रेस के फेर में सारे विपक्षी दल डूबेंगे। विपक्षी दलों की हरकतों से, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। कहने की देर थी कि एनसीपी दो फाड़ हो गई। बाकी वजहों के साथ अजीत पवार ने भी माना कि कांग्रेस का पिछलग्गू बनते तो कहीं के नहीं रहते। फिर ये भी कहा कि ये टाइम मोदी का है, विकल्प की सोचना मूर्खता है। 2024 मध्ये देखील मोदी साहेबच येणार, सांगितलं की नाही? मी खोटं नाही बोलणार बाबांनो, मला काय मिळवायचं खोटं बोलून? यही बात कर्नाटक में जेडीएस के कुमारस्वामी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस से रिश्ता रखना अपने वजूद को खत्म करने जैसा है, जितनी दूरी रखी जाए उतना अच्छा। Now in Karnataka also, I am fearing next Ajit Pawar who will be going to be emerge in Karnataka. For that actually we are waiting. खलबली बिहार में भी है, जहां खबरें हैं कि कांग्रेस और लालू से दोस्ती पर नीतीश का मन डगमगा रहा है। पार्टी में प्रेशर है कि चलो वापस चलें। लालू कह रहे हैं कि बीजेपी कितनी ही हवा बना ले, न नीतीश टूटेंगे न महागठबंधन। 17 पार्टी उपस्थित हुए थे, मैं भी था, और फिर अभी बंगलोर में हम लोग जुट रहे हैं। उखाड़ के फेंक देंगे नरेंद्र मोदी, समझ लो। कर्नाटक तो झांसी हो, अभी सब काम बाकी बा। कुछ हद तक तो सीन क्रिएट हुआ है कि जब 24 के चुनाव में कांग्रेस का ही कोई वजूद नहीं रहेगा तो उसकी संगत में छोटी मोटी पार्टियों का क्या बचेगा। या 17 पार्टीमध्ये 7 पार्टी दादा कशी होती, खासदार किती? एक पार्टी तो अशी होती की ज्याचा खासदार 0। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ तोड़फोड़ के सहारे 24 का चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन कांग्रेस खुद दावे से नहीं कह सकती कि उसे तोड़फोड़ का डर नहीं है। कल दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की बैठक बुलाई गई है। मुद्दा चुनावी है, लेकिन अंदर खाने चर्चा है कि सचिन पायलट को एडजस्ट करना भी एजेंडा है। मंथन का एक पार्ट ये भी रहेगा कि कैसे वो मुरादें पूरी करे जिससे सचिन पायलट कांग्रेस में ही टिके रहें। और 24 की फील्ड एक्सरसाइज बीजेपी ने भी तेज कर दी है। कल ही 4 प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। अटकलों को जोर मिला है कि मांडविया को भी सरकार से संगठन में बड़ा जिम्मा दिया जा सकता है। वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इस राज्य में भी जल्द चुनाव होना है। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कौन कौन जुड़ेंगे आपको बता दें। अलका लांबा जी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ थोड़ी ही देर में डॉक्टर समीर दलवाई जुड़ेंगे, एनसीपी के नेता हैं पवार फैक्शन के। मेरे साथ अमोल मितकारी साहब हैं जो एनसीपी के एमएलए हैं, स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के। सबसे पहले शुरुआत अलका जी आपसे। आज अजीत पवार ने कहा कोई फायदा नहीं है विपक्षी एकता का ढोल बजाने का, क्योंकि 24 तो मोदी का है। कितनी सहमत है आप उनसे? दीपक जी, वो उनकी राय है, पर मैं आपको बता रही हूं 23 जून को धर्मनिरपेक्ष विपक्षी दलों की कामयाब मीटिंग रही
और महीने भर के भीतर 17 और 18 जुलाई को बेंगलोर में दूसरी मीटिंग होने जा रही है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 20 तारीख को संसद का सत्र शुरू हो रहा है। मुद्दे बता देती हूँ, बिल्कुल मुद्दे रहेंगे कि देश आज महंगाई से जूझ रहा है। मोदी जी मां से महंगाई का मां क्यों नहीं बोलते? मणिपुर आग में जल रहा है, मोदी जी मौन क्यों है? मैं नहीं कह रही, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन 9वीं बार चैंपियनशिप जीतने वाले हमारे फुटबॉल के कैप्टन सुनील शेट्टी ने जीतते ही अपनी जीत को मणिपुर के लोगों को समर्पित किया। मोदी जी फुटबॉल मैच जीतने पर बधाई का ट्वीट करते हैं, लेकिन मणिपुर पे मौन रहते हैं। मैरी कॉम के बाद आपके ये खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी हैं जो चैंपियनशिप जीत कर आए, मणिपुर से आते हैं, प्रधानमंत्री जी से सवाल कर रहे हैं। महंगाई 160 रुपए किलो टमाटर, अदरक, मिर्ची, लोगों के चूल्हे ठंडे, मुद्दे ये बिल्कुल हम उठाएंगे 20 जुलाई को संसद सत्र में भी और विपक्षी दलों की मीटिंग में भी। आपकी बात से सहमत हूं, कुछ घटनाक्रम हुए इन दिनों में, पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग के बीच में, उस पर भी चर्चा रहेगी कि कौन से भेदी हैं। प्रफुल्ल पटेल का नाम ले रही हूं, भेदी बनकर आए थे भाजपा के, और वहां पर क्या चीजें हो रही हैं, कैसे होंगी, उसकी सारी जानकारी लेते ही भाजपा की गोद में बैठ गए। जिन अजीत पवार की आप बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया और उप मुख्यमंत्री की उन्हें शपथ दिला दी और ईमानदार हो गए। वो हमें तो था कि वो जेल में जाएंगे। आरोप लगा रही है भाजपा, प्रधानमंत्री जी खुद तो आरोप पक्के ही होंगे। ईडी की रेड हो रही है और 3 मंत्रियों ने शपथ ली। ईडी की रेड, मामले चल रहे हैं, है ना? या तो उन मामलों को आपसे उनको क्लीन चिट दिला देते, फास्ट ट्रैक में चलवाते कि ईडी से क्लीन चिट हो गए, और अब ये छोड़कर हमारे पास आ रहे हैं और हमें स्वीकार है। आपने तो भ्रष्ट लोगों को जेल भेजने की बजाय मोडानी ब्रांड का जो भाजपा वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन आप लोगों ने जारी के, सब भ्रष्ट डालिए, धुलकर आप भाजपा में ले आइए, और वो अब भ्रष्ट नहीं है। तो लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है। चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को, दलों को किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न इसी भाजपा से आते थे, संसद में खड़े होकर कहा कि मैं चिमटे से भी उस सरकार को मुखिया नहीं बनना चाहूंगा या छूना नहीं चाहूंगा जिसे तोड़ फरोड़ के, खरीद फरोख्त के, ईडी, सीबीआई, संविधान, लोकतंत्र की हत्या करके बनाया जाएगा। आज की ये पार्टी अडवाणी जी और अटल जी की पार्टी नहीं है। आज की ये पार्टी अमित शाह जी और मोदी जी की पार्टी है, जिसने संविधान ताक पे रख दिया है। एक आदिवासी के ऊपर किस तरीके से आपने 100 में फटाफट खबर पढ़ दी कि एक आदिवासी के ऊपर किस तरीके से भाजपा के, मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रतिनिधि ने कल विस्तृत खबर पड़ी थी अलका जी, कल विस्तार से गई थी खबर। नहीं, विस्तार से गई, हिम्मत कैसे हो रही है? भाजपा की सरकार है, भाजपा के गृह मंत्री और स्पीकर के साथ बगल में बैठे हैं मंच पर वो व्यक्ति। हिम्मत कैसे? इन्हें हिम्मत देता कौन है? डर क्यों नहीं है इनके मन में? क्योंकि इन्हें पता पूरी की पूरी भाजपा इन्हें बचाने के लिए खड़ी है। बेटियां चिल्लाती रही, आदिवासी मणिपुर का बुलडोजर चल गया उसके घर पे, गिरफ्तार हो गया, बुलडोजर। मैं आपको चुनौती, दीपक जी, चुनौती दे रही हूं। आज अभी इस समय उस घर की तस्वीरें कर दे, कुछ पेड़ उखाड़ने से, अतिक्रमण हटाने से, जो अवैध उन्होंने अतिक्रमण करके उसको हटाने से कोई बुलडोजर नहीं चलता। और मैं बुलडोजर के हिमायती भी नहीं हूं, बिल्कुल बुलडोजर की जरूरत नहीं थी, एनएसए की जरूरत नहीं थी। SC ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाइयां हो जानी चाहिए थी। वीडियो 3 महीने पुराना है, भाजपा बचाती रही, ये किसी ने सोशल मीडिया पे डाला, आप और मैं जागे, दबाव बना, उस दबाव के चलते जब थाने में गया ना पुलिस वाला, अब आप भटक रहे हल्का जी, 2024 से भटक रहे। कोई बात नहीं, आपने अपनी बात कह दी, विस्तार से कह दी। सुधांशु जी मेरे साथ है, सुधांशु जी की मीटिंग के मुद्दे है। धन्यवाद सुधांशु जी, ये सरकार एनडीए की सरकार नहीं, लोग कह रहे हैं ईडीए की सरकार है और आइस ने बनाई है। आइस मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी। और ईडीए की सरकार क्यों, एनडीए की सरकार क्यों नहीं? क्योंकि ये एक साथ देवेंद्र और अजीत की सरकार है। क्या कहेंगे इस पर, इस क्रिटिसिज्म पर? देखिए, इस पे भी जवाब देता हूं। पहले एक लाइन में अलका जी की उस बात का जवाब दे दूं। अनुसूचित जनजाति से इनके मन में कितना सम्मान है मैं बताना चाहता हूं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन एक होता था, मोदी जी ने आके शेड्यूल ट्राइब्स का अलग कमीशन बनाया। अटल जी के समय में अनुसूचित जनजाति मंत्रालय अलग बना। और मैं ईमानदारी से कहता हूं दीपक जी, यदि हमारा संघ से जुड़ा हुआ संगठन वनवासी कल्याण आश्रम नहीं होता तो सारे एसटी आज कन्वर्ट हो गए होते। यदि उस कन्वर्जन के खिलाफ जान में खेल कर, यानी आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए अनेक बलिदानों के साथ काम किया है, तो वनवासी कल्याण आश्रम ने। अब आज के विषय के ऊपर आता हूं। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि आज की सरकार, आजकल मैंने दीपक जी एक बड़ा बढ़िया ट्रेंड देखा विपक्षी प्रवक्ताओं में
कि अपने को हाथ उठा उठाकर चिल्ला चिल्लाकर भ्रष्टाचारी घोषित करना, मतलब बहुत मजेदार बात है। मोदी जी ने कहा, बिल्कुल मैं मानता हूं कि हमें इस बात का शक है, आरोप है, और शक है तो एजेंसी जांच करेगी और तब उस बात के ऊपर जो कार्रवाई होगी होगी। मगर ये तो खुद कहने लगते हैं, अरे रे हम भ्रष्ट थे, हम तो कह रहे हैं बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था। ऐसा तो मैंने अद्भुत नजारा कहीं नहीं देखा। चाहे ममता जी के लोग हों, जिस चीजों के लिए उनका ऑफिशियल स्टैंड ये रहता है कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार था ही नहीं, आज राष्ट्रीय चैनल पे आकर अपने को भ्रष्टाचारी का सर्टिफिकेट, अपनी सरकार को भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट देते हुए ऐसे अद्भुत उदाहरण आपको पहली बार देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने कहा, अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप जांच होंगे, मगर ये तो सरकार में थे उस समय, आज ये तो यकीन से कह रहे हैं कि है, बता अपने को भ्रष्टाचारी घोषित कर रहे हैं। खैर, वो एक विषय है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ये महाराष्ट्र में परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई। देखिए, गठबंधन होते हैं, मगर खंडित जनादेश हो तब गठबंधन समझ में आता है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो तो गठबंधन समझ में आता है, पर स्पष्ट जनादेश के बाद जब जनादेश का अपहरण किया जाता है तब यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। भाजपा के नेतृत्व में भाजपा शिवसेना गठबंधन को महाराष्ट्र की सरकार ने स्पष्ट जनादेश दिया था, फिर शिवसेना ने जाकर इनके साथ किया, और यह सारी समस्या जानते क्यों हो जाती है। देखिए, नेताओं की अहम मान्यता अपनी जगह, कार्यकर्ताओं का मनोभाव, कैडर का भाव, नेताओं का भाव अपनी जगह होता है। दीपक जी, एक बहुत बड़ा अंतर होता है पार्टी को परिवार मानना या परिवार को पार्टी मानना। आज ये दोनों पार्टियां जो महाराष्ट्र में हैं, ये इसी समस्या में फंस गई। ये परिवार को पार्टी मानकर चलते चले गए और इसलिए इनके नेता, इनके कार्यकर्ता, इनके कैडर पूरी तरीके से अलग हो गए। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रवाद, और उससे ज्यादा मुझे एक बड़ा आश्चर्य हो रहा है दीपक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता आज आकर, सिर्फ मल्लिका जी की बात नहीं कर रहा हूं, अनेक चैनलों पे एनसीपी का डिफेंस कर रहे हैं, जो 2-2, 3-3 बार कांग्रेस छोड़ के गए, कांग्रेस को तोड़ के गए, महाराष्ट्र में भारी क्षति पहुंचाई। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस से बड़े नेता बन गए, और अंतिम बार जब उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी तो किस मुद्दे पे? सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल के मुद्दे पे वो अलग हुए। आज उस एनसीपी का बचाव करने के लिए कांग्रेस के लोग आ रहे हैं। अब इसे मैं सत्ता की लाचारी कहूं, हालात की बलिहारी कहूं, या परिस्थितियां ऐसी हो गई कि उन पे कहूं, तो कुल मिलाकर मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ पार्टी, ये दोनों पार्टियों का अंदरूनी मामला है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। उन पार्टियों के अंदर जो कुछ भी घटित हुआ, ये उनकी अंदरूनी संरचना का हिस्सा था, अंदरूनी प्रक्रिया का हिस्सा था। अब जैसे भेद की बात अलका जी ने कही, अब अगर सच माना जाए अजीत पवार के बयान को, तो बहुत सारे भेद उन्होंने खोल दिए। अब इनके यहां तो कौन कौन से भेद किसके साथ क्या है, ये तो उनको पता होना चाहिए। जैसे एनसीपी की सरकार कांग्रेस के साथ क्यों बनी थी, जो अजीत पवार ने बोला कि उनके विधायक ज्यादा थे 2004 में, फिर भी इनका सीएम बना, अब किस घटनाक्रम के तहत बना, क्या बना, वो भेद तो इन लोगों को पता होगा। तो भेद तो सुधांशु जी आप बोले तो कर देता हूं मैं। नहीं, आप देखिए, आप देश के बहुत प्रत्यक्षदर्शी हूं उस पूरी घटना का, और मैंने वो पहला इंटरव्यू किया था जिसमें एनसीपी ने सीएम मांगा था, जिस प्रफुल्ल पटेल का, ये भी नाम बता दूं। इलेक्ट्रॉनिक एरा जब से शुरू हुआ दीपक जी, आप उस जमाने के सबसे स्थापित पत्रकारों में से एक है, आपको पता होगा। हमें तो अनऑफिशियल सोर्सेज से पता, आपको तो ऑफिशियल सोर्सेज से पता होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज तो हालत इन पार्टियों की हो गई है कि जो पुरानी एक पंक्ति थी ना, मैं खाने धुल गए, भेद सारे खुल गए। अब तो भेद खुल खुल के सामने आ रहे हैं, और उसके बाद ये लोग दोष दूसरों पे लगा रहे हैं। ये इनकी लगातार गलती है। जो मोदी जी ने एक पंक्ति कही थी, वो इनको ध्यान रखना चाहिए। अरे तुम्हें तो ये यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है। अब खुद पैर के नीचे जमीन नहीं है और दूसरों के ऊपर यकीन और गैर यकीन की बात कर। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आपने पहला सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपने खुद को भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया है, क्योंकि अजीत पवार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप जिनको आज आप सही मान रही हैं, वो तमाम लगे हैं जब कांग्रेस और एनसीपी की साझा सरकार थी। आपके मुख्यमंत्री थे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेतृत्व में थी, और कांग्रेस के नेतृत्व में जी, कांग्रेस के नेतृत्व में थी। और दूसरा, आपके जो 17 दल आए हैं ना, उसमें से 7 ऐसे हैं जिनके 0 एमपी हैं। ये कैसा अलायंस करेंगे अलका जी, ये भी मुझे बताइए। ठीक है दीपक जी, ध्यान से सुनिए। अब इस डिबेट को जो है
मेरे और बीजेपी में रहने दीजिए। अगर आप बीजेपी के साथ मिलकर पुराने खंगालेंगे तो 1:2 हो जाएगा। भाजपा के 2 प्रवक्ता होंगे और मैं अकेली होंगी। आप एंकर की भूमिका में रहिए, मैं भी बहुत सी चीजें आपको याद दिलाती हूँ। जवाब नहीं दिया ना 70,000 करोड़ का अजीत पवार पर मोदी जी ने आरोप लगाया ना, मैंने तो नहीं लगाया। अब मैं दीपक चौरसिया जी, ये आपको भ्रष्ट कहते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, दीपक चौरसिया जी ईमानदार है। अरे मुझे मतलब बेटिए दीपक, मुझे मतलब उदाहरण दे रही हूँ, आने दीजिए दीपक जी, समझने दीजिए, लोगों को समझना है। मेरा ही तो उदाहरण मत नहीं, दीजिए। एक सेकंड समझने दीजिए लोगों को, ठीक है। मैं कह रही हूँ दीपक चौरसिया जी ईमानदार है, और मैं बार बार कहती हूँ दीपक जी डरिएगा मत, आप ईमानदार, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है ना, लेकिन ये आपको डराते हैं डराते हैं डराते हैं, और एक दिन दीपक चौरसिया जी डर जाते हैं और भाजपा की गोद में चले जाते हैं। अब ये डर गए तो मेरे को लगता है कि जरूर इसने गलत किया था, अब भाजपा को इसे जेल भेजना चाहिए, लेकिन भाजपा ने तो इसे अपनी वॉशिंग मशीन में डाल लिया। अब राहुल गांधी भी है, 55 घंटे ईडी बुलाकर पूछताछ करती है, बाल बाका नहीं कर पाती, और 5 महीने 4000 किलोमीटर 12 राज्यों में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा करके आते हैं। मणिपुर भी जाने की हिम्मत अगर कोई दिखाई तो उसी एक ने दिखाई जो आज सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, संवैधानिक पद पे नहीं है, वो राहुल गांधी भारत का एक नागरिक होने के नाते मणिपुर जाता है, लोगों से मिलता है, वहां की गवर्नर को मिलता है, सच्चाई बताता है ना। ये हिम्मत भाजपा ने की। इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए आज आप दुनिया देश से पूछेंगे ना, जो आपकी डिबेट देख रहे हैं, वो कहेंगे दीपक चौरसिया जी नहीं, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी 8.45 पहुंच चुकी है। मणिपुर वाला जो देख रहा होगा वो कहेगा मेरे घर जलकर राख हो गए, राहत नहीं है। दीपक जी इसे दिखाइए, मुझे राहत दीजिए। लेकिन दीपक जी और हम व्यस्त किसमें हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं, मैं भी उसकी एक आरोपी हूं कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजनीति की, राजनीति के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही। संसद भवन का भव्य उद्घाटन हुआ, लेकिन अभी का मानसून सत्र कहां होगा, गुलामी के प्रतीक पुराने संसद भवन में हो रहा है। क्यों भाई, क्यों इतनी जल्दी थी प्रधानमंत्री जी को? आप अमेरिका चले गए, मिस्र चले गए, आपने उद्घाटनों में अपने समय किया, आप मध्य प्रदेश जाकर डांस का कार्यक्रम को एंजॉय करते हैं, लेकिन मणिपुर का मां नहीं बोलते हैं। हमारी चिंताएं ये है, हमें कोई चिंता नहीं, हमें मालूम है इनके हमले और तेज होंगे, हमें मालूम है जितने भी लोगों पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई है, हम चुनौती दे रहे हैं। 9 साल कम पड़ गए, 9 महीने बचे हैं, तुरंत कार्रवाई करिए, सूली पर चढ़ा दीजिए, चाहे कांग्रेस का कोई और हो। लेकिन आपने 9 साल में किसी एक को भी दोषी करार देकर उसे उसका दोष साबित नहीं कर पाए। सिर्फ यहां पर बैठे खोखली बयानबाजियां कर रहे हैं सुधांशु जी, और हर भ्रष्टाचारी को, चाहे वो हमारे थे हेमंत बिस्वा है ना, कितने नाम आपको गिनाओ, सब पे आपने आरोप लगाए, जेल भेजने की बजाय क्लीन चिट देकर शपथ दिलवा दी। तो लोकतंत्र को चलने दीजिए, चुनावों का इंतजार करिए, 9 महीने आपसे इंतजार नहीं हो रहा। एक अकेला मोदी सीना ठोक ठोक के पार्लियामेंट में। और आज महाराष्ट्र में क्या हुआ है, क्या हुआ मध्य प्रदेश में, क्या कोशिशें हुई राजस्थान में, क्या कोशिश हुई कर्नाटका में, अभी मोंधे मुंह आकर गिरे हैं कर्नाटका में। आप महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में 40% की कमीशनखोर बोमई सरकार पर है ना, और मध्य प्रदेश पे तो शर्मसार होना चाहिए। जंतर मंतर पे बेटियां बैठ के चली गई रो रो कर, लेकिन आप अपने आरोपी सांसद के साथ खड़े रहे। मोदी जी ने बेटियों के लिए नहीं बोला, मणिपुर भी नहीं बोला, महंगाई नहीं बोला, बेरोजगारी नहीं बोला, आदिवासियों पर हो रहे सरेआम अत्याचार पे नहीं बोला। आप जो राजनीति कर रहे हैं ना, आज अटल जी नहीं है पर उनकी आत्मा रो रही होगी। आज वो याद कर रहे होंगे, मोदी जी अपना राजधर्म निभाइए ना। उस समय आपने राजधर्म निभाया ना, आज आप राजधर्म निभा रहे हैं। जनता ने विश्वास किया, आप उस जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं मोदी जी। ठीक है सुधांशु जी, आपका जवाब, जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। दीपक जी, आपने देखा महाराष्ट्र से विषयांतर करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जंतर मंतर, सब तरफ घूमंतर करके कांग्रेस के प्रवक्ता लोग आ जाते हैं, विषय पे जवाब नहीं है। मगर जो इन्होंने बोला मैं उस पर जवाब देता हूं। बिल्कुल हम कर्नाटक हारे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं ईमानदारी से, अब ये कहिए कर्नाटक हारे हैं तो लोकतंत्र समाप्त हो गया इसलिए आ रहे हैं, या लोकतंत्र जीवंत है इसलिए आ रहे हैं? अब आगे से कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए कि भारत का लोकतंत्र जीवित है, और जाके विदेश में भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान और तिरस्कार नहीं करेंगे। क्योंकि आपने कहा था डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन समाप्त हो गए हैं कर्नाटक में। अपना टर्न, अलका जी अपना टर्न। तो अब कर्नाटक में जिसको आप खम ठोक कर अपनी जीत कह रहे हैं, मान रहे हैं आप जीते हैं, वो इसलिए जीते हैं कि लोकतंत्र, चुनाव आयोग, ईवीएम मशीन,
सब सही है। इसलिए अपने राजनीतिक नफे नुकसान के आधार के ऊपर अब भारत की छवि विदेश में जाकर मलिन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब हम दूसरे विषय के ऊपर आते हैं। देखिए, एक और कांग्रेस के लोग और बहुत मजेदार बात करते हैं, या अन्य विपक्ष के लोग अपने को भ्रष्टाचारी नहीं साबित करते हैं, नैतिक आधार पर बहुत कमजोर साबित करने लगते हैं। डर गए और डर के बदल गए। मतलब कोई खुलेआम अपनी पार्टी के नेताओं को यह कहे कि ये तो इतने नैतिक दृष्टि से कमजोर थे कि जरा में डर जाते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं अलका जी को, अरे आपकी सरकार थी, झूठे हिंदू आतंकवाद के कितने केसेस आपने लोगों पे लगाए। बताइए, हमारा कोई आदमी अगर चला गया हो आपकी तरफ? आपने गुजरात में किन किन लोगों पे, मंत्रियों पे, विधायकों पे कितनों को झूठे केसों में फंसाया? कोई चला गया क्या? और तो याद दिलाना चाहता हूं, आपातकाल में जब कोर्ट में जाने के रास्ते भी बंद थे, उठा के जेल में 2 साल के लिए बंद कर दिया गया, शारीरिक यातनाएं दी गई, क्या क्या किया गया? एक नेता बताइए चला गया हो। यह होता है कि आपके अंदर बल हो। समझ में नहीं आता है, आप अपने ही को भ्रष्टाचारी भी साबित करने लगते हैं, अपने ही नेताओं को नैतिक दृष्टि से कमजोर और डरा हुआ भी साबित करने लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मोदी जी के प्रति घृणा और भाजपा के प्रति वैमनस्य में अपने ऊपर सारे अवगुण यानी सारी बुराइयों को अपने ऊपर ओढ़ लेने का ऐसा उदाहरण आपको भारत की राजनीति में नहीं मिलेगा जो हमारे कांग्रेस के नेता देने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ईमानदारी की बात यह है कि आप इस बात का सबक लीजिए कि जो जनता का जनादेश है उसका सम्मान होना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं, इनकी पार्टियों को सबक लेना चाहिए कि उन्होंने जो किया है, क्या वो जनता तो छोड़िए, क्या पार्टी के सम्मान और भावना के अनुरूप किया, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के अनुरूप किया? यह उनका अंदरूनी मामला है, हम इस पे क्यों टिप्पणी करें? हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि दोनों में एक समान घटनाक्रम हो रहा है। और फिर मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, पार्टी को परिवार न मानकर परिवार को पार्टी मानने के कारण हो रहा है। और यह समस्या कांग्रेस के अंदर भी है, सिर्फ एनसीपी और शिवसेना के अंदर नहीं। तो एनसीपी में फूट, साथ ही साथ 2024 के लिए 18 तारीख को होने वाली कांग्रेस और विपक्ष की साझा बैठक, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और साथ ही साथ पार्टी के प्रखर राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की है। उन दोनों से हम बात कर रहे हैं। अलका जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल आपसे है, आपकी जो टोटल स्ट्रेंथ होती है वो 100 से कम होती है जब सब एमपीज को हम मिलाते हैं। आपको लगता है कि इतना बड़ा 272 तक जाने के लिए कैसे पार करेंगे पड़ाव? क्योंकि 80 वाले राज्य उत्तर प्रदेश, उसमें आपकी जमीन बिल्कुल हिली हुई है। ठीक है, अखिलेश यादव वहां चमत्कार कर ले, उसके अलावा भी वहां कई सारी और पॉलिटिकल पार्टीज है। मैं बड़ा लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूं। दूसरा, अभी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो हरिवंश जी से बात कर लिए तो वो आपको धोखा देके फिर जा सकते हैं बीजेपी के साथ। अगर ये हो गया तो फिर क्या होगा? और उत्तर प्रदेश और इसके बारे में बताइए कि 100 सीट आप लोग नहीं पहुंच पा रहे साझा, 272 कैसे पहुंच जाएंगे? दीपक जी, आपको याद है 80 में इंदिरा जी को कितनी मिली थी? 350 के करीब। 84 में राजीव गांधी जी ने जो इतिहास रचा, 400 से ऊपर, आज तक कोई रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया। तब भाजपा कितने पर थी और आज भाजपा कहां पर है? तो ये लोकतंत्र पे शक मत करिए। ये लोकतंत्र ने बड़े बड़े तानाशाहों को झुकाया है। इस बार इन तानाशाह सरकार को भी, इस जोड़ी को भी झुकाने का दम रखती है। चुनाव मुद्दों पर होगा, जनता को परवाह नहीं है कौन कहां जाएगा, पर वो भाजपा के खिलाफ वोट करने जा रही है। आप कह रहे मोदी जी के खिलाफ सब एकजुट हो गए। मोदी जी को आप आगे करके, ठीक है, जब मोदी जी ने कहा था महंगाई की मार बहुत हुई, तो आज जवाब वहां से मोदी से ही मां से महंगाई का मांगा जाए या ना मांगा जाए। मोदी जी ने बेरोजगारी पे 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था। आज सवाल करे तो मोदी जी पर प्रोग्राम के शुरू में भी बोल चुके हैं अलका जी, ये तमाम चीजें मुद्दे तो ये दूसरी बार गिना रही है। ना मैं एक और बात जानना चाहता हूँ, एक सप्लीमेंट्री सवाल, फिर कह रही हूँ, एक सप्लीमेंट्री सवाल। मुद्दे यही प्रफुल्ल है। पटेल ने कहा है कि जब मैं विपक्ष की मानिए। बैठक में पटना गया था तो मुझे वहां जाकर हंसने का मन हुआ, क्योंकि 17 में 7 विपक्षी दल ऐसे जिसमें सिर्फ एक सांसद, और वो 303 वाली मोदी को हराने की बात कर रहे थे। आप उनकी बात कर रहे हैं जो 23 तारीख की मीटिंग में भाजपा के भेदी बनकर आए, गद्दारी करके इस मीटिंग में बैठे रहे, सुनी, फोटोएं खिंचवाई, हाँ, और उसके बाद उनकी गोद में जाकर बैठ गए। इसी का तो इनाम मिला है, क्योंकि अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बंद मीटिंग में सारी जानकारी हमें दीजिए। ऐसे छल और कपट से तो आप 24 में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। क्यों मोदी जी को अपने 9 साल के कार्यकाल पर भरोसा नहीं है? क्यों नहीं वो मानते कि महंगाई बिल्कुल नहीं है, टमाटर, प्याज, आटा, तेल सस्ता है, मुफ्त में मिल रहा है, बेरोजगारी है ही नहीं है बिल्कुल, 30 लाख सरकारी पद गए, आर्मी में कैप्टन की कमी हो रही है, चिंता जाहिर की जा रही है, मणिपुर की आग है ही नहीं है।
ये तो हम और आप ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना, ये सब झूठ है। तो कह दीजिए, तो आप हर लड़ाई को मोदी के खिलाफ, मोदी विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। कर्नाटका में आपने कहा लोकतंत्र है, देखिए हम हार स्वीकारते इसलिए चुनाव हुआ। अरे लोकतंत्र आपकी वजह से जिंदा नहीं है, लोकतंत्र हमारे देश के संविधान की वजह से जिंदा है, जिस संविधान पर लगातार आप हमला कर रहे हैं। लगातार पूंजीवाद, आप परिवारवाद का डर दिखा रहे हैं, लोगों को पूंजीवाद का डर है, मोडानी मॉडल का डर है, देश की संपत्तियां बेच डाली, सरकारी नौकरी खत्म कर डाली, निजीकरण के तहत आरक्षण खत्म कर डाले, जो हमारा दलित है, पीड़ित है, आदिवासी, उसके हकों को छीनने का काम आपने किया। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहता हूं अलका जी, आपकी इजाजत है अलग आयोग में लास्ट आदिवासियों के आयोग अलग बनाए, इनसे पूछिएगा 34,000 मामले मध्य प्रदेश में दर्ज है, न्याय कितनों के साथ हुआ? आपने आयोग तो बना दिया, मामले भी दर्ज कर लिए, 9 साल में न्याय नहीं मिल रहा, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि अपराधी जो है ना वो कोई और नहीं, सत्ता का संरक्षण प्राप्त भाजपा के नेता हैं अधिकतर। अपराधी चाहे बेटियों का बलात्कारी हो और चाहे वो अपने जो है आदिवासियों के साथ या दलितों पर अत्याचारी हो। मैं बड़ा सीरियस सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप लंबे वक्त से अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, लोकतंत्र में मुख्य विपक्षी पार्टी तौर पर आपको अडानी को मुद्दा उठाने का पूरा हक है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आपके 2 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां वो अरबों रुपए का व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापार में कोई गलती नहीं, सिर्फ इनके साथ जो व्यापार हो रहा है या देश के बाकी हिस्सों में जो व्यापार हो रहा है उसी में गलती है, उसी में करप्शन है। आपके यहाँ जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं अडानी, इनके यहाँ जो कर रहे हैं वो करप्शन कर रहे हैं। दीपक जी हम यही पूछ रहे हैं, जेपीसी की मांग करिए और 20,000 करोड़ अडानी की फर्जी कंपनियों में किसका? तो चलिए राजस्थान में एक जेपीसी बनवाए, आप राजस्थान में एक जेएमएलसी बनवा दीजिए, आपने जॉइंट लेजिस्लेटिव कमेटी आप एक राजस्थान में बनवा दीजिए, छत्तीसगढ़ में बनवा दीजिए, जांच हो जाए। नहीं, राजस्थान में भाजपा वसुंधरा ने कोई मांग नहीं की और वहां पारदर्शिता के साथ हो रहा है। बताइए 10 शो आप कर रहे हैं, आपने एक शो के लिए आपने भी माफी मांगी थी, मैंने भी अपने 1-2 वक्तव्यों में माफी मांग ली होगी। जब हमारी 10 बातें ठीक होती है, 10 शो ठीक होते हैं, एक शो गलत होता है, हमसे गलत होता है, हम माफी मांगते हैं। इसी तरह अडानी के 8 मामले गलत है, मैं ये नहीं कह रही हूं, हम ये कह रहे हैं कि एक मामले में 25,000 करोड़ अडानी की फर्जी कंपनियों में किसका? प्रधानमंत्री मोदी जी, जेपीसी की जांच करा दीजिए, क्यों जांच से भाग रहे हैं? इस पे भी जवाब नहीं दे रहे कि मोदी जी मणिपुर पे चुप क्यों है, अडानी पर चुप क्यों है, और सारी हमारी संपत्तियां अडानी के हाथों ही क्यों बेची जा रही हैं? राहुल गांधी जी ने यह पूछा, प्रधानमंत्री जी कब आप विदेशों में अडानी को अपने जहाज में बैठा कर ले गए? कब आपने अपने दौरों के बाद अडानी को वहां भेजा? कब अशोक गहलोत भी तो बुला रहे हैं, अगर मुख्य प्रधानमंत्री ले जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अशोक गहलोत भी तो बुला रहे हैं, भूपेश बघेल भी बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ। बिल्कुल ला रहे हैं, अडानी हो अंबानी हो, पारदर्शिता के साथ सवाल हम लोग उससे कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दीपक चौरसिया जी और आपके बीजेपी के प्रवक्ता सवाल नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि पारदर्शिता है वहां पर टेंडर से चीजें हो रही हैं। यहां पर क्या हो रहा है? टेंडर ही नहीं है, एक आदमी की बोली लगती है और सारी देश की संपत्तियां एक एक करके उसके हाथ में सौंप दी गई हैं, जितनी भी संपत्तियां। इतना गलत कर रहा है अडानी, तो आप उसको टेंडर पे भी क्यों दे रहे हैं? वहां पे अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है तो आप उसको राजस्थान और छत्तीसगढ़ में टेंडर पे भी क्यों दे रहे हैं? भाई आपको पता है वो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहा है, आप मोडानी बुला रहे हैं उसको, वहां पे टेंडर से भी क्यों दे रहे हैं? बताइए, जब आप सारे पावर प्लांट संपत्तियां एक आदमी के हाथ में दे देंगे तो मजबूरी हो जाती है, लेकिन पारदर्शिता रखी मतलब कांग्रेस की राजस्थान की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार में मजबूरी में अडानी को टेंडर दे रही है, ये मालूम है? नहीं, क्योंकि आपने सारे पावर प्लांट जो बिजली सप्लाई वहां करेंगे, जो निजी पावर प्लांट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं बड़े छोटे, वहां पर आपने रेल की लाइन जो मेन जा रही है, जो हवाई एयरपोर्ट है, मैक्सिमम आपने अडानी के हाथ सौंप दिए हैं। हम यही कह रहे हैं, और हमारे समझौतों में कहीं पारदर्शिता ना हो, कहीं भेदभाव क्या हो। आप दीपक चौरसिया जी बैठे, मैं चुनौती देती हूँ, लाइए, हम आपको लाकर दे रहे हैं ना, बता ही नहीं रहे 20,000 करोड़ अडानी की फर्जी कंपनियों में लगा किसका हुआ है? क्यों आप जो है नियम कानूनों को ताक पर रखकर विदेशों से दबाव बनाकर, मैं नहीं कह रही बांग्लादेश के जो हमारे पावर मिनिस्टर कहा या नहीं कहा, हम अडानी को पावर का जो कॉन्ट्रैक्ट है समझौता मोदी जी के दबाव में दे रहे, क्योंकि हमें ऐसा कहा गया है। बहुत से देशों के जो हमारे मंत्री हैं या सरकार है, उन्होंने खुलेआम अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। बांग्लादेश का तो आप भी जानते हैं कि सरेआम कहा गया है। तो मत करिए ये खेल, देश 140 का है, बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता से दबाव में है, 80 करोड़ लोग आज भी जो ये पीठ थपथपाते हैं, मुफ्त के सरकारी राशन नहीं खरीद पा रहा, बहुत सस्ते में सरकारी राशन मिलता है, वो भी खरीदने की हिम्मत नहीं हो पा रही, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी ने कमर तोड़ी हुई है इस देश के करोड़ों लोगों की। समझिए इस बात को।
ठीक है। आज इसीलिए धर्मनिरपेक्ष सभी विपक्षी दल जितना मर्जी कमजोर दिखाइए, आप तो 100 हैं, आप तो 50 है, आप उठेंगे कैसे? इस देश को उठाने वाला, इस देश का 140 करोड़ जो है, मैं जो युवा समझ है, पाया हूं अलका जी, मैं किसान गलत है, हूं तो बोलिएगा, महिलाएं, क्योंकि वो- आपने अडानी को एकाधिकार दे दिया है सुधांशु जी, हर चीज के ठेके दे दिए, इसलिए मजबूरी में छत्तीसगढ़ और राजस्थान को ई टेंडर उनको देना पड़ रहा है अडानी को, वरना नहीं देते। ये अलका जी नहीं कहा, वरना नहीं देते, ये अलका जी नहीं कहा, मैंने जोड़ दिया, काट रहा हूं। देखिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान का विषय आते ही कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया विदेश तक चली गई और कितना अद्भुत आरोप लगाया कि मतलब वो ये कह रही हैं कि आज मोदी जी की इतनी हैसियत है ग्लोबली कि जिस देश में चाहे वहां की सरकार को प्रभावित करके आप किसी भारतीय कंपनी को व्यापार दिलवा सकते हैं। अद्भुत। हम लोग तो बचपन में सुनते थे कि साहब वो कोका कोला आ गई, वो बोफोर्स को राजीव गांधी जी ने इटली के दबाव में दे दिया, तो हॉविट्जर को स्विट्जरलैंड के स्वीडन के दबाव में दे दिया, तो चेक पिस्टल्स को चेकोस्लोवाकिया के दबाव में, तो कहीं रशिया का दबाव सुनते थे। आप कितना बेहतरीन इल्जाम लगा रही हैं। कभी कभी तो इल्जाम हसीन भी लगता है कि मतलब भारत की इतनी कुव्वत कि ये कह रही है इस देश को भी दिलवा दिया, उस देश को भी। चलो अब मैं ये कहना चाहता हूं, आपने जो कहा दीपक जी, मैं उस बात को थोड़ा एलिबरेट कर देना चाहता हूं दर्शकों के लिए। अडानी को पिछले, इन्होंने कहा सबसे ज्यादा हमने दिया है, पूरे भारत में सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट अडानी को मिला है राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपए का। मैं पुनः कह रहा हूं 60,000 करोड़ रुपए का। इतना बड़ा पावर उनको किसी भाजपा की स्टेट में नहीं मिला है, और उसके लिए सैकड़ों एकड़ जमीन दी है। अब सुनिए, सबसे बड़ा माइनिंग का प्रोजेक्ट मिला है छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ रुपए का, 11,000 करोड़ रुपए का, ठीक है, और उसके लिए भी जमीन दी है। माइनिंग तो जमीन देकर ही होगी। अब आइए, सबसे बड़ा जो पोर्ट का प्रोजेक्ट है, पहले महाविकास अघाड़ी की सरकार में मिला महाराष्ट्र में, अब सबसे बड़ा पोर्ट का प्रोजेक्ट मिला केरल की सरकार से, जहां निवर्तमान सांसद राहुल गांधी जी जहां सांसद थे। अब ये कह रही हूं बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी से हुआ है, पर यहां तो महोदया ये विषय किसी कॉन्ट्रैक्ट में पारदर्शिता का नहीं, आप तो कह रही पूरी कंपनी गलत है, क्योंकि उसमें बाहर से फर्जी पैसा आ रहा है। अब अगर कोई कंपनी बाहर से गलत पैसा लेके आ रही है, वो आपके यहां पारदर्शिता के साथ L1 कैसे हो जा रही है, यह मेरी समझ से बाहर है। यह मैं दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। इसे कहते हैं दिल्ली में आके हल्ला मचाना, अपने अपने राज्यों में चुपके चुपके इन्वेस्टमेंट पीछे से लाना। इसी कारण से आज क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है। इसी कारण से आज समस्या है कि किसी भी प्रकार का आरोप आधार, चलिए वो भी बात सही है। अब एक और बात कहता हूं, अडानी के मामले पे सेबी, LIC, SBI, इन्होंने कहा सबकी बात तो मुझे भरोसा नहीं है। अगर कांग्रेस को इतना यकीन है तो भूपेश बघेल और अशोक गहलोत को क्यों नहीं यकीन है? इन्हें सीधा निर्देश देना चाहिए, हम यकीन के साथ कह रहे हैं, आप हटाइए, इनको कैंसिल करिए। मगर कैंसिल भी नहीं करेंगे, केवल हल्ला मचाना है। इसीलिए मैं पुनः कह रहा हूं कि आपको यह यकीन ही नहीं है कि आपके नीचे जमीन नहीं। मैं राजनीतिक नहीं कह रहा हूं, आप तकनीकी और कानूनी आधार के ऊपर भी एकदम निराधार बातें कांग्रेस करती है। इसीलिए उनको, और जहां तक यह बात है, इन्होंने मैं बात कही, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रमण करने वाले इनके नेता हैं। आज मैं कहता हूं भारत में महंगाई है, पर चुनौती के साथ कहता हूं अलका जी, एक G7 कंट्री बताइए या एक G20 कंट्री बताइए जहां महंगाई हमसे कम हो, और एक G7 या एक G20 कंट्री बताइए जहां विकास की दर हमसे बेहतर हो। अन्यथा राहुल गांधी से कह दीजिए, अब आप कहेंगे विदेश की बात हम क्यों करें, अन्यथा राहुल गांधी से कह दीजिए जिन जिन देशों से जाकर उन्होंने भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में भाषण दिया है, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, अमेरिका, थाईलैंड, बताइए किसकी हमसे विकास दर अधिक है और हमसे महंगाई की दर कम। अन्यथा कहिए विदेश में जाके ज्ञान देना छोड़ दें। तो दोनों बातें सही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज बिल्कुल दुनिया में भयंकर महंगा। एक लाइन और कह दूं, एक मिनट, पूरी एक लाइन कह दूं, चाइना की बात कर रहा हूं, जहां एवरग्रांड जैसी वहां की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी लुट गई, बिक गई, $300 बिलियन के डिफॉल्ट हो गई। भारत में कोई कंपनी डिफॉल्ट हुई क्या? अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक डिफॉल्ट हो गए, 2 बैंक डिफॉल्ट हो गए। हमने अमेरिका और चाइना दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का मैंने उदाहरण दिया। आज आपको पता है ग्रोथ रेट क्या है ब्रिटेन में? 1.8। आप महंगाई की बात करें, बताइए पिछले 12 महीने की कुल महंगाई कितनी थी?
हाँ, 1 महीने में है, इस समय बरसात के कारण टमाटर और उसके दाम बढ़ गए, बिल्कुल मैं मानता हूं। मगर आप बताइए मई के महीने में महंगाई दर कितनी थी, बताइए इस समय बेरोजगारी की दर कितनी, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। अरे भाई, अमेरिका और चाइना में बैंक्स कोलैप्स कर गए, इतनी बड़ी आर्थिक क्राइसिस है, और उसके बाद ये कह रहे नहीं नहीं नहीं, यहां कोई बात नहीं, अगल बगल के जहाज सुनामी में पलट रहे हैं, मगर मेरा जहाज हिसकोले खा रहा है, तो सुनामी की नहीं, गलती कैप्टन। दीपक जी, ठीक है, अलका जी जवाब आपका। धन्यवाद। दीपक जी, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता देश के 140 करोड़ के लोगों को बता रहे हैं कि G7 G8 के देशों में कितनी महंगाई है, अगर वहां सस्ता होता और यहाँ महंगा होता तो आप 140 करोड़ के लोगों को वंदे मातरम भारत एक्सप्रेस में बिठाकर वहां ले जाते? नहीं ना, हम भारत में हैं, हमें भारत में महंगा पड़ रहा है। हम क्यों पाकिस्तान बांग्लादेश, वहां महंगा है इसलिए आप शांत रहो, चूल्हे ठंडे हैं शांत रहो, जेब में पैसा नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, भूखे मर रहे हो मरो। ये कहां की, और देश विदेश की बात करने वाले मुझे कहां कहां ले गए। मोदी जी अमेरिका में आपको लगता है उनकी सुनते हैं, देश विदेशों में तो क्या करने जाते हैं, और मोदी जी की नहीं सुनते, ये हमें भी पता है। 140 करोड़ के भारत के प्रधानमंत्री की सुनी जाती है, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हो, मोदी जी हो, अटल जी हो, या आगे जो भी होगा, ये 140 करोड़ के प्रधानमंत्री पद की ताकत है जो सुनने को विश्व को मजबूर करता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी देश की बात नहीं करते वहां पर, ये सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को व्यापार दिलाने की बात करते हैं। आप कहते हैं 60,000 करोड़ का बिजली का कॉन्ट्रैक्ट दिया, 11,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ ने माइन का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को दिया है। मैं आपसे चुनौती कह रही हूँ, पारदर्शिता ना हो, अलका जी हम रिपीट कर रहे हैं, मेरे पास 1 ही मिनट बचा है, मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज भी पढ़नी है, मैं बता दूं। एक सेकंड, मुद्रा पोर्ट, गुजरात के मुद्रा पोर्ट में लाखों करोड़ों रुपए की ड्रग्स अडानी के पोर्ट पे पड़ी गई, FIR नहीं होती है, उस पर कार्रवाई नहीं होती, उन्हें बचाने का काम गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर कौन कर रहा है? ठीक है, हमारे किसी भी एक में ऐसा कोई गंभीर आरोप लगा दीजिए। ठीक है, ठीक है, गलत। अच्छा मैं 1 मिनट, अलका जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, बहुत लंबा बोलती है, बहुत लंबा बोलती है, और एक ही बात में सभी चीजें रिपीट करती है। अभी मैं खबर दे रहा हूं आपको, ब्रेकिंग न्यूज। एनसीपी में एक विधायक ने बदला है पाला, अजीत पवार से मिला शरद पवार गुट का विधायक, सुबह पवार की बैठक में हुआ था शामिल, नाम है देवेंद्र महादेव राव। ये अजीत पवार से मिल चुके हैं देवेंद्र महादेव राव। सीधे चलता हूं, मेरे साथ डॉक्टर समीर दलवाई है, एनसीपी नेता है, एक बैठक छोड़ के मेरे पास आए हुए हैं। दलवाई साहब, ठीक है, माफ कीजिएगा, ठीक है। सुधांशु जी आपका जवाब। माफ कीजिएगा, सुनील जी नहीं है, बस देखिए, समीर जी नहीं है। देखिए, मैं पुनः कह रहा हूं दीपक जी, आज डिजिटल डाटा का जमाना है। हमारी आपकी डिबेट अगर कोई रिवर्स करके देखे तो मैं अलका जी को दोष नहीं दे रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार वही चीजें रिपीट करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, हम आपको इधर उधर बाहर नहीं ले गए, आपके नेता बाहर ले जाते हैं। अरे मैं बताता हूं, मुद्दा बाहर ले जाते हैं। अरे आपके नेता तो ये है, आज के जमाने में क्या कहा जाता है, वर्ल्ड इज ए ग्लोबल मार्केट। हाँ, महंगाई बेरोजगारी पे ही बोल रहा हूं, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। आप देखिए, डिस्टर्ब करने पे मत आइए जब फैक्ट्स अनकंफर्टेबल हो। ग्लोबल इकोनॉमी कौन लाया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव लाए थे। और आज ये कहा जाता है कि वर्ल्ड इज ए ग्लोबल मार्केट। फिर देखिए, फिर डिस्टर्ब करने लगी। अच्छा अलका जी प्लीज, आप 4 मिनट लगातार बोलिए अलका जी। वर्ल्ड इज ए, देखिए आज सारे प्रबुद्ध दर्शक जानते हैं कि एक ग्लोबल इकोनॉमी है, वर्ल्ड इज ए ग्लोबल मार्केट, बट वर्ल्ड इज नॉट ए ग्लोबल डेमोक्रेसी। इन्हीं के नेता तो जाकर कहते हैं यूरोप में, why the defenders of democracy Europe and America are oblivious of the fact and they are not reacting to India। अरे आप ये अपेक्षा करता आपका नेता जाकर कि भारत की बात के ऊपर अमेरिका और यूरोप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, डेमोक्रेसी में तो उनका कोई रोल नहीं है, इकोनॉमी में रोल है। वो उल्टे पलटे पड़े हुए हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत बेहतर स्थिति में। इसलिए मैंने कहा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत, मगर विश्व में सबसे बेहतर स्थिति में है। और जो आप बेरोजगारी और उनकी बात करते हैं, 2022-23 में 1.5 करोड़ लोगों ने EPFO, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि खाते में पैसा जमा कराया। तो कर्मचारी बने तभी तो पैसा जमा कराया, कि बगैर कर्मचारी बने आपने कर लिया। पीरियोडिक लेबर सर्वे। अब चलिए वो सारी बातें छोड़िए, मैं तो एक छोटी सी बात एक लाइन में कह रहा हूं। 37 किलोमीटर रोज सड़क बन रही है, तो इसमें कोई रोजगार नहीं सृजित हो रहा है। अगर भारत दुनिया में सेकंड बिगेस्ट मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर बन गया, रोजगार नहीं सृजित हो रहा है। 70 नए एयरपोर्ट बन गए, रोजगार नहीं सृजित हो रहा है। विमान वाहक युद्धपोत बन गया, रोजगार नहीं सृजित हो रहा है। 4 करोड़। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा सुधांशु जी। अलका जी माफ कीजिएगा, वक्त मेरे पास खत्म है। शुरुआत मैंने आपसे की थी, खत्म मैंने सुधांशु जी से किया। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है।
Zee News.